आज हम चर्चा करेंगे विमान हादसा। ये विमान हादसा जो नेपाल में हुआ, विमान काठमांडू से, जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ से जा रहा था पोखरा। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो चीन के सहयोग से बनाया गया है और काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना इतनी भयानक थी, इतने लोगों की मृत्यु हुई कि पिछले 23 सालों में इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। उस विमान में 72 यात्री, 72 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिनमें से 5 यात्री भारतीय थी। और भारतीय में जो 5 यात्री अपने इंडिया के थे, उनमें गाजीपुर से 4 थे और एक वाराणसी से। ये पांचों पैराग्लाइडिंग के लिए जा रही थी, क्योंकि पोखरा आधुनिक एयरपोर्ट है और उसमें पैराशूट से चलते ही रहते हैं। पैराशूट से लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसे कहते हैं पैराग्लाइडिंग। तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि ये विमान यात्रा उनकी अंतिम यात्रा रही। ये पांचों ही जो भारतीय थे वो पैराग्लाइडर्स थे और पैराशूटिंग के लिए जा रहे थे। विमान में 68 पैसेंजर थे, 68, और 4 जो है वो क्रूज मेंबर्स थे, मतलब पायलट हो गया, सह पायलट हो गया, और 2 लोग जो पायलट को कोऑपरेशन करने के लिए रहते। सबकी मृत्यु हो गई। ये जहाज काठमांडू से जैसी चला, पोखरा को अगर 10 सेकंड पहले, अगर ये 10 सेकंड और दुर्घटना न होती तो वो पोखरा एयरपोर्ट पर उतर जाता आराम से। उसके पहले ही उसने रास्ता बदल दिया और पहाड़ी की ओर चल दिया। इसका क्या कारण है अभी जांच से मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके बाद धमाका होता है। धमाका होने पर वो जो प्लेन है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो वहाँ कुछ लोग देख रहे थे, तो वो लोग बताते हैं, एक विकास जो सबसे पहले पहुँचे वहाँ, वो बताते हैं कि एक लड़की और काफ़ी जली हुई अवस्था में बाहर निकली। अब वो लड़की कौन थी? हो सकता है वो सह पायलट अंजू रही हो, क्योंकि अंजू उसमें सह पायलट थी। लेकिन जो वहाँ के ग्रामीण थे, उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी आग बुझाने के लिए और पानी डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कई लाशें उसमें जलती हुई नजर आई। कहने का मतलब यह है कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जितने भी 72 थे, 4 क्रूज मेंबर्स और 68 पैसेंजर्स, वो सभी के सभी मर गए। आखिरकार ऐसी दुर्घटनाएं के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? नेपाल सरकार को या फिर पायलट को? देखिएगा, नेपाल सरकार ने जो नेपाली विमान है, यूरोपीय संघ ने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है, मतलब वो वहाँ उतरने ही नहीं देती। उसका कारण है क्योंकि नेपाली विमान ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उसका मेन कारण है
जो उसके पायलट हैं वो उनमें अनुभव कम होता है, अनुभवहीन है, और जो विमान का यूज कर रहे हैं वो भी खटारा है, वो भी पुराने विमान है। तो इसलिए दुर्घटना के परसेंटेज, दुर्घटना की चांस बहुत ज़्यादा रहती है। अब समस्या ये है कि जो भी पैसेंजर बैठ रहा है उसे क्या मालूम कि ये खटारा विमान है, ये पुराना विमान है, या इसका पायलट नौसिखिया है। नेपाल सरकार बार बार बातें तो बहुत करती है, दुर्घटना के बाद जांच भी कराती है, सुधार करने की बात करती है, लेकिन कर नहीं पा रही। अब इसमें दुर्घटना का कारण क्या है, इसमें दुर्घटना का कारण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस प्रकार की दुर्घटना क्यों हुई और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, इसमें विदेशी नागरिक कितने थे? इसमें विदेशी नागरिक थे 15। इसमें विदेशी नागरिक 15 थे, जिनमें से 5 भारत के थे, 1 नागरिक फ्रांस का था, 4 नागरिक रूस से थे, 1 आयरलैंड से था, 1 ऑस्ट्रेलिया से था, 1 अर्जेंटीना से था और 2 दक्षिण कोरिया से थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 15 यात्री विदेशी थे और बाकी जितने बचे 57 वो नेपाल के थे। उसमें से जीवित कोई नहीं है। लगभग 68-70 तक लाशें पहुंच चुकी हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनको निकाला जा सका है, जिनमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही जल चुके हैं। पोखरा विमान हादसे से हमें सबक लेना चाहिए। जो नया नवेला पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस पर एक बार फिर नेपाल की कमज़ोर व्यवस्था, कमज़ोर विमान प्रणाली देखने को मिलती है। ये रविवार को भीषण विमान हादसा हुआ। एयरलाइंस का विमान काठमांडू से रवाना हुआ था और पोखरा के नए नवेले हवाई अड्डे पर पहुंचने के कुछ देर पहले ही सैती नदी के नज़दीक एक गहरी खाई में गिरकर नष्ट हो गया और आग लग गई। एक नदी थी बीच में, सैती नदी, उससे के ऊपर ये हादसा हुआ है और उस सैती नदी के ऊपर ही ये गिरा। इसके बाद टुकड़ों में विभाजित हो गया। जो 72 लोग सवार थे उनमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा था। 1992 में काठमांडू के नज़दीक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के भीषण विमान हादसे के 3 दशक बाद ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। इसके पहले जो काठमांडू में भी एक और हादसा हुआ था जो 1992 में हुआ था, उसके बाद यह सबसे बड़ा विमान हादसा है, जबकि वो भी नेपाल में हुआ था। इस पोखरा विमान हादसा में
मार्च 2016 में नेपाल और चाइना द्वारा, दोनों देशों द्वारा एक करार हुआ कि जो पोखरा हवाई अड्डा बनाएगा वो चाइना बनाएगा, नहीं चीन बनाएगा। चीन ने उसके लिए 21.59 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। पोखरा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो विश्व में हैं उनमें विशेष स्थान रखता है। अभी 1 जनवरी को ये जो निकल के गई है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे कमल दहल प्रचंड, तो प्रचंड ने उसका उद्घाटन किया था। इसमें जो पायलट थे वो थे कमल केसी और सह पायलट थी अंजू खतवड़ा। अंजू का भी दुर्भाग्य कम नहीं है। इसके पहले उनके पति जो सह पायलट थे उनकी भी मृत्यु भी विमान दुर्घटना से हुई है। जबकि अगर अंजू यहाँ लैंडिंग सही तरह से कर लेती तो उनको प्रमोशन मिल जाता और वो सीनियर पायलट अर्थात कैप्टन बन जाती। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य था कि विमान में उनकी ये अंतिम यात्रा थी, अंतिम ही सह पायलट रहीं। जब विमान की उड़ान होनी थी तो बहुत खुश थी कि लैंडिंग करने के बाद, इस विमान में जाने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। कारण हमने आपको बताया कि नेपाल में भौगोलिक स्थिति तो है ही, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, मौसम भी चेंज होता रहता है, जिससे दुर्घटना के अधिक चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये विमान दुर्घटना हुई है, इसमें न तो मौसम ही खराब था और न ही कोई आतंकी घटना या कोई दुश्मनी से की गई घटना अभी तक तो समझ में नहीं आती। हाँ, आगे की जानकारी जो ब्लैक बॉक्स होता है वो बताएगा। अबे ब्लैक बॉक्स क्या होता है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। हम चर्चा जब कभी विमान की दुर्घटना होती है तो हम ब्लैक बॉक्स की चर्चा करते हैं। आखिरकार ये ब्लैक बॉक्स क्या है? तो कोई कॉकपिट में होता है, पायलट के सीट के पास ही नीचे रखा रहता है। ये ऊपर से रेड कलर का होता है। इसका पहले नाम था रेड एग। इस ब्लैक बॉक्स को पहले हम क्या कहा करते थे? इस ब्लैक बॉक्स को हम पहले रेड एग कहा करते थे, लेकिन इसका नाम बाद में बदल दिया गया। अंदर का जो सरफेस होता है वो इसका ब्लैक होता है, इसका नाम पड़ गया ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम मेटल का बना होता है। तो किसका बना होता है? टाइटेनियम। ये जो मटेरियल का नाम है वो है टाइटेनियम। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है। इसके ऊपर जो चादर होती है वो भी टाइटेनियम की होती है। और टाइटेनियम एक बहुत ही हार्ड एलिमेंट है जो लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सहन कर सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाटर बॉयल कर जाता है, लेकिन ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना भी विमान में आग लगेगी जल जाएगा,
लेकिन ये ब्लैक बॉक्स जो टाइटेनियम का बना हुआ है इस पे असर नहीं होता। सेकंड नंबर पर ये बॉक्स के अंदर दो फंक्शन होते हैं। जो ये बॉक्स है तो इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं और ये जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है जांच करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या हादसा हुआ है। एक होता है कॉकपिट वॉइस, जिसे सीपीवी कहते हैं। तो जो कॉकपिट वॉइस है, कॉकपिट ब्लैक बॉक्स का एक पार्ट जो प्लेन की ऊंचाई बताता है, प्लेन की स्पीड क्या है, ऊंचाई क्या है, और जो अंदर से बातचीत की आवाज़ आती है, क्या क्या बातचीत हो रही है, केबिन की कौन कौन सी आवाज़ केबिन में हो रही हैं, जो लोग अगर बातचीत कर रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है। इसे कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR। इसका नाम ही है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। क्या क्या करता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? आवाज़ देखता है, केबिन की आवाज़ है, जहाज़ की आवाज़ है, जो हम लोग बातचीत करते हैं उसकी आवाज़ है, चिल्लाने की आवाज़ है। ये काम होता है CVR का, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का। दूसरा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो टाइटेनियम का बना होता है उसके अंदर दूसरा जो पार्ट है वो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये क्या बताता है? ये जो प्लेन है उसकी ऊंचाई, प्लेन की स्पीड, ईंधन जो जल रहा है, कितना ईंधन बचा हुआ है, कितना फ्यूल उसमें बचा हुआ है। ये सब जो रिकॉर्डिंग है वो बताता है तुम्हारा फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इस प्रकार से जब ये मिल जाएगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। हमने बताया कि जो ब्लैक बॉक्स है वो 11,000 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 25 घंटे तक सहन कर लेता है और 260 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो कई दिनों तक सहन कर लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ब्लैक बॉक्स गिर जाता है, क्या टूटता है? क्योंकि टाइटेनियम बहुत हार्ड है तो ब्लैक बॉक्स में नुकसान नहीं होता। पानी में गिर जाता है तब भी ये वाटरप्रूफ है, उसमें पानी नहीं जाएगा। अब हम इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते कैसे? इसमें से पी 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 की एक साउंड आती रहती है और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब भेजता रहता है। वो भी लगभग 25 दिन तक। उससे विमान से गिरने के बाद इसकी बैटरी की जरूरत नहीं है, बिना बैटरी के अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता रहेगा। वेव्स निकलती रहती है उसके अंदर से। शुरू में ये 10-12 घंटे आवाज़ भी करता है, पी 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 की आवाज़ करता है, लेकिन मान लो नहीं ढूंढ पाते तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ विमान की दुर्घटना हुई है वहाँ 2-3 किलोमीटर के एरिया में खोज करते हैं। बॉक्स बहुत बड़ा तो है नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो दे रहा है उससे पकड़ में आ जाता है कि वेव्स कहाँ से आ रही हैं और जहाँ से वेव्स आती हैं वहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत आवश्यक है जानना कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये किस किस काम में आता है। ये जो ब्लैक बॉक्स विमानों में जब देखा बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं
तो 1953 और 1954 में चालू किया गया था और ये बहुत सफल है। हमने बताया था पहले इसका नाम रेड एग था, जो बाद में अब ब्लैक बॉक्स कर दिया गया है। किसी भी विमान से हटने के बाद 30 दिन तक बिना बिजली के सुचारू रूप से काम करता है, मीन्स बिना बैटरी के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और आगे की जांच बाकी है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों की समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि नेपाल की लापरवाही, पुराने विमानों का उपयोग, साथ में अनुभवहीन पायलट हैं। देखिएगा अभी जो चाइना क्योंकि चालाकी से तो बाज आता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। चाइना ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। अब वो लग गया नेपाल के पीछे। अभी देखिए उसने नेपाल में पोखरा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है उसके लिए 21.59 करोड़ का कर्ज दिया है। लेकिन अभी विमान हादसे से पहले 1-2 दिन बड़ा ही इसमें विवाद हुआ था। जो कमल दहल प्रचंड थे उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा तीखी नोकझोंक हुई थी चाइना से। अब ये क्यों हुई थी? देखो चाइना का एक BRI है, एक्चुअली में वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है और युद्ध के लिए अपने को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। भारत पर नज़र रखने के लिए उसकी विशेष योजनाएं होती हैं, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो भारत से ही है। तो जो BRI है उसको हम समझते हैं, उसने कहा भाई ये जो हवाई अड्डा बना है ये BRI के अंतर्गत आता है। चाइना ने कह दिया भाई ये BRI के अंतर्गत क्यों आएगा, ये BRI के अंतर्गत नहीं आएगा। आखिरकार आप समझते हैं BRI क्या है चाइना का, जिसके पीछे हमेशा हंगामा होता रहता है। एक्चुअली में ये BRI एक चाइना की चालाक पॉलिसी है, जिससे वो चालाकी से कुछ देशों को उपनिवेश बनाना चाहता है। इससे वो क्या करता है कि पहले तो लोन देता है और लोन में वो ये शर्तें रखता है कि अगर तुम हमारा लोन विद इंटरेस्ट के वापस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा देश हमारा उपनिवेश हो जाएगा। बस यही खतरा, सबसे पहले तो वहाँ जितना भी प्रोडक्शन है उसे अपने कब्जे में लेता है, फिर भी तुम लोन ना अदा कर पाए तो फिर वो उपनिवेश की धमकी देता है। इसका हमारा भारत हमेशा विरोध करता रहा है, क्योंकि हमारे भारत की जो कल्चर है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, वो किसी को उपनिवेश बनाने की, मतलब किसी को कब्जा करने की कभी भी नहीं रही। उपनिवेश का मतलब कब्जा करके अपने अंडर में करना। तो हमारे जो भारत की पॉलिसी है वो उपनिवेश बनाने की कभी नहीं रही। जबकि चाइना की अब नज़र श्रीलंका और भूटान पर लगी हुई है। पाकिस्तान को उसने बर्बादी कर दिया, बांग्लादेश को उसने लगभग बर्बादी कर दिया,
श्रीलंका को लगभग उसने बर्बादी कर दिया। अब नेपाल और भूटान की बारी है। तो इसीलिए वो उसे उपनिवेश भी बनाना चाहता है। लेकिन अभी तो जो वहाँ के कमल दहल प्रचंड हैं वो काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं कि BRI में नहीं है, ये लोन में है, इसको हम वापस करेंगे। लेकिन इस प्रकार का हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो कि नेपाल कभी उपनिवेश हो जाए। नेपाल देखिएगा सभी देश परतंत्र रहे हैं, लेकिन नेपाल कभी भी परतंत्र नहीं रहा। तो जो आज की पोजीशन है उसको देखते हुए ये तो पक्का है कि जो विमान हैं उनकी कंडीशंस क्यों नहीं सुधर रही, क्योंकि चाइना की नेपाल की आर्थिक स्थिति पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी और बाकी उसे चाइना बिगाड़ ही दे रहा है। नए विमान लाना उसके बस की बात बची ही नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर है या खराब है तो जैसे यूरोपीय संघ ने किया था कि नेपाल का कोई भी विमान यूरोप में नहीं जाएगा, और नहीं, जब यूरोप में नहीं जाएगा तो यूरोप का कोई भी यात्री उसमें बैठेगा नहीं, तो जब बैठने की बात नहीं आएगी तो सुरक्षित रहेगा। तो भारत को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि अगर नेपाल अपने विमानों की स्थिति नहीं सुधार पाता तो यूरोपीय संघ की तरह वो भी बायकॉट कर दे कि भाई तुम्हारे विमान न भारत में आएंगे और न हमारे विमान नेपाल में जाएंगे, हमारे लोग यात्रा भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब तुम्हें टूटे फूटे विमानों से यात्रा करानी है तो इस जान का जोखिम कौन उठाएगा। अभी तो 5 भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिनमें 4 गाजीपुर के हैं, यूपी के ही हैं 5, 4 गाजीपुर के हैं और 1 वाराणसी का है। भविष्य में पता नहीं कितने भारतीयों की जान और चली जाए। तो इसीलिए सरकार को इस संबंध में विशेष विचार करना चाहिए। वैसे तो सीधा है कि विमान में न तो किसी आतंकी संगठन का हाथ है और न ही किसी से दुश्मनी है, बल्कि सीधा सा यही आएगा कि विमान जो है वो पुराने थे, खटारा थे, जबकि इसमें तो पायलट भी काफ़ी अनुभवी था। जो पायलट कमल केसी थे उन्हें 35 साल का अनुभव था, 1000 से ऊपर उड़ानें कर चुके थे। तो उनसे एक्सीडेंट होने की संभावना कम है। हाँ, पर एक चीज़ है जो ब्लैक बॉक्स बताएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अंजू थी वो पायलट, उन्होंने उनको जहाज़ को चलाने की परमिशन दे दी हो, उनको सीट पे बैठा दिया हो। तो क्योंकि वो तो नई हैं, अभी कैप्टन भी नहीं बनी, अभी सीनियर पायलट भी नहीं बनी, तो कमल ने सोचा हो कि लाओ इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाएगा। तो अंजू जो खत बड़ा हैं, जो अंजू हैं, उनको पायलट की सीट पे बैठा दिए हों, विमान को वो लैंडिंग करने लगी हों, जिससे वो प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाई, डायरेक्शन का सही अनुमान न लगा पाई। तो इसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसके पायलट अनुभवहीन हैं। मतलब कि अगर इस प्रकार का काम किया है कमल ने, तो एक सीनियर पायलट को, एक सह पायलट को लैंडिंग नहीं करानी चाहिए जब तक कि वो 1000 उड़ानें किसी सीनियर के साथ प्रॉपरली न उड़ा ले। धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ नई इसमें आएगी, नई खोज आएगी, अगर ब्लैक बॉक्स कुछ बताता है तो फिर अगले वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।